जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, जब लोग पंडित जी उसको मंत्र पढ़ते हैं ना कि दान, बेटी को दान कर दीजिए, उस शब्द को नल एंड वॉइड इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में मना किया गया। दान का क्या मतलब होता है? हमने गाय दान दे दी। लेकिन 7 फेरे के बाद तो बेटी दान, गौ दान सभी होता है। एक मिनट जरा इस पर मैं बोल रहा था, रुकिए भाई। नल एंड वॉइड इन द जजमेंट ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसने कहा दान क्या? दान का मतलब है कि जो चीज़ हमने गाय दान दे दी, कोई चीज़ दे दी, उसका जैसे चाहे वो आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन लड़की इक्वलिटी है कि ईसा पूर्व 3500 साल से लेकर के ईसा पूर्व 600 तक जी, ये हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता मानते हैं। और इसके पहले का इतिहास पूरे विश्व में कहीं भी प्रमाणित नहीं है जी। उसको हम अज्ञात काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अज्ञात काल, जिसका मालूम ही नहीं, कोई मालूम ही नहीं है। इसीलिए हमारे जो हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े जो देवी देवता, भगवान, वेद, पुराण, पार्लियामेंट के बाहर जो बाबा साहब का पुतला फूकता था, तो बी एन राव का और रायजादा का क्यों नहीं फूका? बिल्कुल। अगर बाबा साहब अगर नहीं संविधान नहीं बनाया, हम मानते तुम नहीं बनाया है, तो बाबा साहब का पुतला क्यों फूक रहे थे? तो अब इनका फूकते अंत वाली चीज़ों को लागू करना चाहेंगे तो इसलिए जो है, जो हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र का मतलब में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में अम्बेडकरवादी लोग जहाँ जहाँ रहते हैं इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज मेरी उपस्थिति दिल्ली के राजा राम मोहन राय ऑडिटोरियम में है। यह ITO पे पड़ता है। यहाँ पर भी इंसाफ और BLLS संस्था ने संविधान दिवस मनाया है। मेरे साथ 2 यहाँ पर मुख्य हमारे आज प्रवक्ता हैं जिनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। एडवोकेट करणलाल अशोक और शूद्र रमाशंकर शिव शंकर यादव अपने आप में बड़ी हस्तियां हैं और संविधान को लेकर इनके बड़े कड़वे अनुभव भी हैं और संविधान को प्रचार प्रसार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है। सीधा पहले अशोक जी आपसे बात करते हैं। एडवोकेट साहब, क्या कहना है इस दिन पर, जबकि इस देश के अंदर संविधान की प्रतियों को जलाने की बात की जाती हो और जंतर मंतर पर तो जला भी दिया गया और लगातार संविधान को ख़त्म करने की बात की जाती है? देखिए, संविधान दिवस जो है पहले लीगल डे के रूप में मनाया जाता था और 2015 से ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है जी। इस समय जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है, इसकी विशेषता ये है कि भारत में, जैसा भी सारे वक्ताओं ने कहा, 2 विचारधाराएँ यहाँ पर हैं विद्यमान। पहले से विचारधाराएँ हैं। जब RSS की स्थापना 1925 में हुई थी, उससे पहले समता सैनिक दल की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर ने 1924 में की थी। समता सैनिक दल की स्थापना के बाद में आज 2025 देख रहे हैं, समता सैनिक दल कहाँ हैं और RSS कहाँ है। RSS मानववादी स्पर्ध की जो विचारधारा है, उसको लगभग भारत सरकार या कहें हमारा राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरह से लगभग लागू कर चुका है और संविधान को नाम मात्र से केवल उसका पूजन करते हैं वो लोग, संविधान को अंततः वो लोग मानते भी नहीं हैं। जैसा कि विषय आप लोग देख रहे हैं, ये राइट टू वोट का विषय था। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में राइट टू वोट को जो है इम्प्लीमेंट कराया, उन्होंने प्रस्ताव पास करा राइट टू वोट किनको मिलना चाहिए, उससे पहले बहुत सारे लोग, यहाँ के प्रबुद्ध लोग जो है, जो यहाँ की सत्ता पर काबिज थे, क्या राजा रहे हों या प्रबुद्ध लोग रहे हैं, वो चाहते थे कि 3 लोगों को राइट टू वोट मिले। एक तो जो इनकम टैक्स पेई हों उनको मिले, दूसरे जो राजे रजवाड़े हैं उनको वो मिले, या जो लोग पढ़े लिखे लोग हों उनको मिले। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 1919 में साउथ बोरो कमीशन यहाँ पर आया था, उसमें उन्होंने पहली बार डिमांड किया था कि भारत के लोगों को, विशेषकर जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को, प्रत्येक को राइट टू वोट मिलना चाहिए। उन्होंने पहली बार रिप्रेजेंटेशन दिया था और आपको याद होगा साइमन कमीशन में उन्होंने जो है रिप्रेजेंटेशन दिया था कि यहाँ के लोग, जबकि सारे लोगों ने कहा था साइमन गो बैक, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर वाज द पर्सन, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था कि राइट टू वोट मिलना चाहिए। उन्होंने कहा तो इस तरह के विषयों को, जैसे साइमन कमीशन की आपने बात की, साइमन कमीशन भारत में आया था क्योंकि उसको ये पता करना था कि क्या भारत देश के अंदर रंग भेद, लिंग भेद या इस तरीके की सिस्टम है। लेकिन गो बैक के नारों के साथ में वो पूरा जो वर्चस्व था जो साइमन कमीशन का होना चाहिए था, उसको निस्तानाबूद कर दिया गया। आज तक भी लोगों को ये नहीं पता कि साइमन कमीशन आया क्यों था। नहीं, साइमन कमीशन यहाँ की समस्याओं के निस्तारण के लिए किस तरह से जो है यहाँ का सत्ता जो उसका हस्तांतरण हो, कैसे यहाँ के लोग राज करें और क्या क्या यहाँ की प्रॉब्लम्स है, क्या क्या यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, उनको निराकरण करने के लिए आया था।
छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए जी। किस तरह से यहाँ बंटवारा है। मुख्य प्रॉब्लम तो जातिवाद की थी ना, मुख्य प्रॉब्लम जातिवाद की पानी नहीं पीते। जी जी जी, ये मुख्य प्रॉब्लम जैसे कि आप जानते हैं कि राउट कॉन्फ्रेंस की सेकंड कॉन्फ्रेंस में जिसमें केवल तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ पे थे, उन्होंने कहा था कि भारत के हमें सबसे पहले जो आज़ादी चाहिए गुलामों के गुलामों को चाहिए। तब उन्होंने रैमजे मैक्रोन ने पूछा था कौन है गुलाम गुलाम, तब उन्होंने कहा था कि ये जो हिंदू लोग हैं इनके गुलामों के और गुलाम भी हैं, गुलाम बोले। तो उन्होंने कहा कैसे, जब वहाँ पर बैठे कई लोग और थे जो हिंदूवादी लोग थे, उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ। उन्होंने एक गिलास पानी का था अपने हाथ में पकड़ने के बाद जब हिंदूवादी नेता को सौंपा तो उन्होंने पानी पीने से मना कर दिया। दिस द फैक्चुअल पोजीशन ऑफ द कंट्री, जो गुलाम के गुलाम है। इसलिए हमें सबसे पहले ये अधिकार चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो बोरो है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को रैमजे मैक्रोन के सामने उन्होंने रखा और तभी जो है उन्होंने इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। तो ये बड़े मुद्दे आज आपने उठाए हैं। ये राइट टू वोट, हाँ, बड़े मुद्दे यहाँ से उठाए। मैं तो नहीं था लेकिन दूसरे वक्ता हैं जिन्होंने, लेकिन राइट टू वोट वादा, जो राइट टू वोट था कि एक वोट जो है रानी का भी एक वोट होना चाहिए, महती रानी के वोट होने चाहिए। तो राइट टू वोट जब उन्हें मिला, जब उन्होंने लेकर आए तो सबसे पहले वो मुस्कुराए थे। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द हाई कोर्ट और 32 जिसे वो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि भारत की ये आत्मा है जो सुप्रीम कोर्ट लागू करेगा फंडामेंटल राइट्स। तो उसके बाद में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसको उन्होंने लागू कराया। इस बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने लागू कराया। इस राइट टू, आपका समान शिक्षा की बात है, 21 में अमेंडमेंट किया गया। उस राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन 6 से 16 तास के फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया गया। लेकिन राइट टू वोट के बारे में मैं कहना चाहूँगा, देखिए विचार क्या है, संविधान दिवस हम क्यों मना रहे हैं। संविधान दिवस मनाने का तात्पर्य ये है कि हमारी आज की स्थिति में चाहे जो उनका निजी कारण रहे हों, वो लोग भ्रष्ट रहे हों, या वो लोग ईडी और सीबीआई के डर से वो लोग कांप रहे हों, उनकी अपनी जो है वो इतना कमज़ोर हो चुके हैं। संवैधानिक संस्थाओं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, आप याद करिए सेशन को, क्या सेशन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, किसी व्यक्ति को, कैबिनेट मिनिस्टर को भी जो है हाउस अरेस्ट वो कर देता था। आज इलेक्शन कमीशन की हिम्मत है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 326 का और 324 और 325 में इज द ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट द फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। क्या आपको लगता है ज्ञानेश कुमार जी गुप्ता जी जो ये फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा रहे हैं? चलिए, बिल्कुल नहीं करा रहे। ये जो वकील साहब जो बात उठा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि जो देश का जो आम जन है उसके दिमाग में कम जाएगा, जो पढ़ा लिखा जो हमारा व्यक्तित्व है उसके दिमाग में ज़्यादा जाएगा। लेकिन चर्चा चल रही है कि 78 साल बाद भी संविधान देश में लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी देश से लिंग भेद, रंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद क्यों नहीं जा रहा है, उसको लेकर मैं सीधा शूद्र साहब के पास चल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका नाम ही ऐसा है कि शिव शंकर यादव शूद्र, कौन से वाले यादव हैं, ललित सिंह वाले या कृष्ण जी वाले? नहीं, देखिए तो सच के तो मुझे भी नहीं पता कि मैं यादव हूँ कि नहीं जी। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये आपको बता दूं कि सिर्फ 600 ईस्वी पूर्व जी। अब जब आपने यादव की बात छेड़ दिया तो मैं बता देना चाहता हूं कि ईसा पूर्व 3500 साल से ले करके ईसा पूर्व 600 तक जी, ये हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता मानते हैं। और इसके पहले का इतिहास पूरे विश्व में कहीं भी प्रमाणित नहीं है जी। उसको हम अज्ञात काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अज्ञात काल, जिसका मालूम ही नहीं, कोई मालूम ही नहीं है। इसीलिए हमारे जो हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े जो देवी देवता, भगवान, वेद, पुराण, महाभारत, ये जितने लिखे गए हैं ये अज्ञात काल में लिखे गए हैं, अज्ञात काल में है। कौन लिखा गया, मतलब हवा में लिख दिया गया। ये पहली जान लीजिए 600 ईस्वी से 1 ईस्वी तक जो है ये बौद्ध काल का शासन रहा है जी। उसी में पाली भाषा का पहले जो है आविष्कार हुआ है। पाली भाषा, सम्राट अशोक के जितने शिलालेख हैं ना वो सब पाली भाषा में है। पत्थरों पर, कागज नहीं था उस समय, पत्थरों पर लिखा है। मैंने पढ़ा है, मैं खुद पाली भाषा का अध्ययन किया और उस शिलालेखों को पढ़ा हूँ मैं। उन शिलालेखों में कहीं भी न तो जात है, न धर्म है, न वर्ण व्यवस्था है। सिर्फ एक व्यवस्था वहाँ ये दिखाया गया कि खेतीहर लोग हैं, कारीगर लोग हैं और पशुपालन, 3 कैटेगरी। इतिहास के आप इतने अच्छे 3 कैटेगरी, इतिहास के आप इतने अच्छे ज्ञाता हैं। मैं सीधे सीधे सवालों पर आऊँगा। इतिहास में लंबा चौड़ा कैडर नहीं लेंगे, नहीं जरूरत। 5-5, 6 कैमरे लगे हैं। हम चाहते हैं कम शब्दों में ज़्यादा बात लोगों तक जाए। 2 मिनट में आता हूं। सीधा मेरा सवाल ये है कि जब आप कानून के इतिहास के इतने अच्छे ज्ञाता हैं और आप लगातार लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, लगातार इतिहास का बताकर, बुद्ध काल बताकर, अम्बेडकर का बताकर, ललित सिंह यादव का, सच्ची रामायण की बात बता रहे हैं आप लोग, तो उसके बावजूद
बावजूद समाज में इतने विघटन क्यों हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं बता दूं कि ये स्वतंत्रता के बाद जी जब से हमारा संविधान बना है, और साथ साथ हमारे संविधान से पहले भी जी कुछ मुगल मुसलमानों ने भी हिंदू धर्म जो वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति को ख़त्म किया, जी अंग्रेजों ने भी ख़त्म किया, बाबा साहब ने संविधान बना के किया। तो इस देश में एक न्यूटन का लाख हर क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। उसको हम क्रांति और प्रतिक्रांति भी राजनीति में कहते हैं। तो ये बौद्ध काल से ही क्रांति प्रतिक्रांति दो विचारधाराओं की लड़ाई हमारे भारत में चली आ रही है। उसी प्रतिक्रांति का असर हुआ कि मनुस्मृति को जलाया गया और एक नए संविधान की शुरुआत हुई। मनुस्मृति को पेरियार ललाई सिंह ने भी जलाया, डॉक्टर अंबेडकर के साथ कुछ ब्राह्मण, कुछ स्वर्ण जाति के लोग थे, उन्होंने भी जलाया। सारा आरोप बाबा साहब के ऊपर ही क्यों मर देते हैं लोग? वकील साहब, आपसे इस बात का जवाब ले लेता हूँ। देखिए, चूँकि जो भी लीडिंग पर्सनैलिटी होती है, डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में मनुस्मृति जलाएगी, चूँकि जैसा कि बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उसका उल्लेख किया कि दी एक्ट्स, जो भी रूल्स हैं, which are inconsistent with the provision of the constitution, that will be declared null and void। चूँकि मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति या जो भी वेद पुराण में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के इनकॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है। क्योंकि मनुस्मृति में देखिए, जो प्रीएम्बल है भारत का, जो प्रीएम्बल है, समता सुता संघ की बात करता है, डिग्निटी की बात करता है, राजनीतिक, आर्थिक और कल्चर समानता की बात करता है। लेकिन मनुस्मृति एक विभाजनकारी और असमतावादी है, जिसमें महिलाओं को, जिसमें डिप्रेस क्लासेस को ये सारे अधिकार नहीं दिए गए। समतावादी मत था ही नहीं। जहाँ संविधान में समतावादी समझ है, भारत के प्रीएम्बल्स में जो समतावादी दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं डॉक्टर अम्बेडकर के प्रीएम्बल्स में, संविधान में, वो उसके ठीक विपरीत मनुस्मृति जलाई गई। जी, मनुस्मृति जलाई गई। हम समझते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे तथ्य थे, कुछ नहीं, बहुत कुछ। 1947 में संविधान की कुछ प्रतियां भी पेरियार रामकृष्ण स्वामी ने जलाई थी। इस बारे में आपको नॉलेज भी होगी। तो संविधान में ऐसी क्या कमी थी जो जलाया गया? देखिए भाई, जब मनुस्मृति को ख़त्म करके संविधान, जब समता समानता बंधुत्व के लाओगे, तो जो उस वर्ग से लाभान्वित थे हजारों साल से, उनको तो नेचुरल तकलीफ तो होगी। तो उनको तकलीफ होगी, तो उस तकलीफ में उन्होंने क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया उन्होंने किया। पेरियार तो ईश्वर विरोधी थे। वो उन्होंने तो अपने बेटे की शादी में कहा जाता है कि रामचंद्र की मूर्तियों को जूते चप्पल मारते हुए निकाली थी। नहीं, वो तो उन्होंने तो आडंबर, पाखंड और भगवान देवी देवताओं के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष छेड़ा है। उसका तो असर उन्हीं का असर है कि धीरे धीरे जो है काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में फैला भी है। दक्षिण से शुरू इवेन ललित सिंह यादव, उत्तर भारत में ललित सिंह यादव ने भी उसकी बढ़ाया। इसके बाद और से लोग, बहुत से लोग बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, वो तो उनका असर पड़ा है। ये कहाँ, मतलब ये जो लड़ाई जो चल रही है अभी, जो ये 26-27 साल का लड़का हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुला हुआ है, यात्रा निकाला है, लाखों की संख्या में लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। आप ही के समाज के, हमारे समाज के लोग समर्थन कर रहे हैं, हमारे लोग ही हैं। लेकिन क्या ये संभव है? और संभव है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी 25 नवंबर को लालचंद हॉल में जी, अभी ये वहाँ पर बनाया गया। मैंने कहा एज ए एडवोकेट, जी, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, जो 7वीं 8वीं पार्ट, उन्हें लंपट कहना चाहिए। उन्हें लंपट कहना चाहिए। तो 7वीं 8वीं फेल, जिन्हें प्रस्तावना पता नहीं, जिसे फंडामेंटल राइट्स पता नहीं, जिन्हें डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द वोट, स्टेट पॉलिसी पता नहीं, उन्हें राइट टू वोट पता नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पता नहीं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की, उन्हें हिंदू राष्ट्र की परिभाषा की पता नहीं। समझ गए? 25 नवंबर 1949 का जो डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण है, वो ये कहता है, उन्होंने कहा था, एक चेतावनी देते हुए कहा था कि यहाँ लागू राजनीतिक स्वतंत्रता तो हमें मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और कल्चर राइट हमें नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि विभिन्न संप्रदाय के लोग होंगे और विभिन्न संप्रदाय के लोग वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़कर, समानता इसको छोड़कर, जो है डिग्निटी को छोड़कर, वो असमानता वाली चीज़ों को लागू करना चाहेंगे। तो इसलिए जो है, जो हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र का मतलब है असमानता, स्त्रियों की दुर्दशा है, देवदासी प्रथा, वकील साहब, और बहुत सारी प्रथा। वकील साहब, आप तो चतुर्थ वर्ण में है ही नहीं। जी, आप तो ना ब्रह्म है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य, ना शूद्र है। देखिए, आप तो अछूतों में है। हाँ, देखिए, अब आते हैं यादव जी की तरफ। देखिए, आपने क्वेश्चन, एक मिनट, आपने कहा ना अछूतों में, नहीं नो, अछूतों में कहा। देखिए, हम जो है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, प्रथम नागरिक
भारतीय हैं, द्वितीय नागरिक हैं और अंत में भारतीय। इसलिए अछूत की बात, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की बात जो है दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अछूत कहना वो कानूनन अपराध भी है। नहीं। आर्टिकल 17 का जो करता है वो अपराध भी है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अछूत कहता है, अछूत मतलब पंचम वर्णीय जो पंचम वर्णीय वर्ण नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर, पंचम वर्ण से चार ही वर्ण है। गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर में इसी बात पे बहस हुई थी और मरते समय उससे पहले गांधी ने एक्सेप्ट किया था कि डॉक्टर अम्बेडकर जो कह रहे थे वो वर्ण व्यवस्था और जाति, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आप जाति व्यवस्था को गलत बता रहे हो और वर्ण व्यवस्था को सही बता रहे हो। ऐसा कैसा मेरा जो सवाल जड़ जो है, मैं जो सवाल पूछा था वो सवाल घूम के यहीं आ रहा था कि आपने अपने नाम के पीछे शूद्र लगा लिया। ठीक है, आपने सोचा होगा कि चलो सम्मानजनक है, लेकिन आप तो शूद्र लगाकर उनके वर्ण व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। नहीं साहब, ऐसा है कि 14 वर्ण में शूद्र जो है, सुनिए क्या है जी कि ये बात तो सही है कि मनुष्य से हम इस देश में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये बात सही है कि शूद्र को SC ST OBC कहा गया। हम कभी कहते हैं शूद्र तो कहते हैं कि भाई हमें तो SC ST OBC, लेकिन हमारे एक भी बता दो कि कोई आदमी किसी ब्राह्मण को कह सकता तुम जनरल हो, किसी की हिम्मत है? हमें तो कह दो शूद्र मत बोलो, लेकिन उनको जनरल कहने की हिम्मत है? आज ब्राह्मण है कि नहीं है? जी, जब तक ब्राह्मण रहेगा शूद्र भी रहेगा, इसको नकार नहीं सकते। तो एक नई जंग सी छिड़ गई है, जैसे जंग, हाँ। जैसे IAS वर्मा जी ने कहा कि बेटी दान करो। हालांकि उनका कहने का तात्पर्य ये था कि रोटी बेटी नहीं, उन्होंने अच्छा संबंध में कहा है, उसको तत्पर गलत लिया जा रहा है। ब्राह्मण बेटी दान का मतलब शादी में दान ही दिया जाता है ना, उसी को उन्होंने कहा है। हिंदुओं में दुल्हन को दान को उन्होंने शादी को कहा है। देखिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, जब लोग पंडित जी उसको मंत्र पढ़ते हैं ना कि दान, बेटी को दान कर दीजिए, उस शब्द को नल एंड वॉइड इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में मना किया गया। दान का क्या मतलब होता है? हमने गाय दान दे दी। लेकिन 7 फेरे के बाद तो बेटी दान, गौ दान सभी होता है। एक मिनट जरा इस पर मैं बोल रहा था। डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड इन द जजमेंट ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसने कहा दान क्या? दान का मतलब है कि जो चीज़ हमने गाय दान दे दी, कोई चीज़ दे दी, उसका जैसे चाहे वो आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन लड़की जो इक्वलिटी है, फर्टिलिटी है, क्या उसका जो जैसे चाहे उपयोग कर सकते हो? उसके भी फंडामेंटल राइट्स हुए हैं जो जेंट्स के हैं। इसलिए दान शब्द जो है हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ने उसे नल एंड वॉइड। लेकिन वर्मा जी की जो भावना है वो गलत है कि ये बताइए? उनकी भावना को तोड़ा गया है। उन्होंने बोला है कि ब्राह्मण जब दलित को शादी करेगा वो बोला गया, लेकिन उन्होंने काट दिया है कि वो जब तक देगा नहीं लड़की को, ऐसा नहीं है। और ये जो कहते हैं रोजी और बेटी, देखिए रोटी और बेटी, रोटी तो मैं मान लेता हूँ कि भाई हम एक दूसरे के यहाँ खाते पानी नहीं पीते, लेकिन रोटी की बात करते हैं। बेटी की बात है, बेटी कोई आइटम नहीं है जो तुम दोगे। आज के टाइम में बच्चे को फ्रीडम है, वो अपनी शादी कहीं भी कर सकता है, लड़की हो या लड़का हो। तो उनका वक्तव्य तो जो जात पात है, वर्ण व्यवस्था है, उसको दरकिनार करने के लिए वक्तव्य है। उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने का क्या मतलब है? उनको माफी मांगनी पड़ी, नौकरी से हाथ धोने पड़ने की नौबत नहीं जी। ये तो उनका वो है कि भाई जहाँ उन्हें तोड़ मोड़ के बनाना ही है, उसमें से एक लाइन के मतलब उनके पास से सहमत है आप संतोष जी की? हाँ, उन्होंने सही कहा। वैसे तो लड़की अब जाती और आती है और फिर अपनी मर्जी से, ये नहीं जबरदस्ती तुम थोप दोगे कि भाई ये लो जी लड़की। ये पहले भाई हम लड़की लेंगे तो देंगे भी ना। दान जो प्रयोग किया है वो दान का दान नहीं, वो आइटम नहीं है सर। आइटम नहीं है लड़की। देखिए मैं इस पर 2 मिनट बोलूँगा। इस वक्त उनके शब्द पे ऐतराज है। हाँ, आइटम पे शब्द पे ऐतराज है, शब्द पे ऐतराज इनवैलिड घोषित किया है। देखिए जो ये सच कहिए तो हमारे देश में जो इस समय जो झगड़ा हो रहा है, जबरदस्त झगड़ा का एक तरह से क्रिया और प्रतिक्रिया जी, मनुवाद और अम्बेडकरवाद के बीच की। हमारा संविधान तो लागू हुआ जी, संविधान में मनुस्मृति को खत्म करके समता समानता का बंधुत्व का लाया गया। संविधान में एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था और साथ साथ सामाजिक व्यवस्था दोनों लगाई गई। लेकिन कांग्रेस ने एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था पर काम किया, जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, चाहे उन्होंने रात दिन उसी पर काम किया। उन्होंने कभी नहीं देखे संविधान रहते हुए भी ये मनुवादी व्यवस्था लोग मनुस्मृति को चालू आज तक करते आ रहे हैं। संविधान आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पर रहा है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था पर आज तक वही चल रहा है। चाहे घरों में जाइए, शादी विवाह, आपके रोटी बेटी, जितनी भी संस्कार हैं, इवन हम शहरों में कुछ, गांव का तो किसान तो आदि पूरा ब्राह्मण पर डिपेंड है। तो ये कहना कि नहीं संविधान में
हम जो है समता समानता बंधुत्व ये सब पूर्ण, हम लोगों का संविधान लागू ही नहीं हुआ सामाजिक व्यवस्था पर। यही आज जो है बहस बहुत बड़ी है। हमारे महापुरुष रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न। एक महापुरुष ने तो जात जात में जात है, पात पात में जात है और जात जात में जात, और इन सबको मिटाने के लिए तमाम महापुरुषों ने बड़े प्रयत्न किए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर भी प्रयत्न करके और उनको लिखकर भी चले गए कि आपको रोजी रोटी बेटी रोटी और बेटी का संबंध करके इन जात पात को ख़त्म करना है। लेकिन ये इतना गूढ़ और इतना कह सकते जटिल विषय है जिस पे सभी लोग एक मत हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण कभी एक मत नहीं होगा, क्योंकि इसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। जूता बनाना चमार का रोज़गार है, उसकी जात नहीं है, उसका धर्म नहीं है। बाल काटना नाई का रोज़गार है, उसका जात नहीं है, उसकी धर्म नहीं है। उसी तरीके से पूजा करना, मंदिर में घंटा बजाना ब्राह्मण का धर्म और जात नहीं है, उसका रोजी रोटी का मिशन है। और इस मिशन को कैसे ख़त्म करना है, जैसे संतोष जी ने कहा कि आइए रोजी रोटी का संबंध स्थापित करते हैं। आप भी हमारे साथ आरक्षण लीजिए, हम आपका आरक्षण वापस दे देंगे। आप भी हमारे आरक्षण में भागीदारी होइए, अपनी बेटियों को भेजिए, उनके बच्चों को आरक्षण मिलेगा, आपके लोग भी समृद्ध होंगे जो आप आरक्षण का विरोध करते हैं। अब तो एक नई इन्होंने शुरू कर दी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण ही नहीं लिखा। 78 साल आज़ादी को हो गए, कहते थे कि बाबा साहब ने आरक्षण नहीं है, पेस्ट किया, को भी पेस्ट किया संविधान को, वो तो सब कहते हैं संविधान को भी पेश किया। अब बी एन राव का नाम आ रहा, अब बी एन राव को भी कहेंगे कि आप लोग कि उसने बी एन राव ने लिखा है जी। जैसे आप एक तहसील में प्रॉपर्टी लिखवाने जाते हो तो वहाँ वकील नहीं लिखता, वो टाइपिस्ट लिखता है। तो ये बी एन राव और जो राजादा है वो टाइपिस्ट है। टाइपिस्ट संविधान का रचयिता नहीं हो सकता, शिल्पकार नहीं हो सकता, उसने वो बनाया है। और ये जो कहते हैं कि वो शिल्पकार था, तो जो हरिहर पार्लियामेंट के बाहर जो बाबा साहब का पुतला फूकता था, तो बी एन राव का और राजादा का क्यों नहीं फूका? बिल्कुल। अगर बाबा साहब अगर नहीं संविधान नहीं बनाया, हम मानते तुम नहीं बनाया है, तो बाबा साहब का पुतला क्यों फूक रहे थे? तो अब इनका फूकते, ऐसा नहीं है। अब ये जो इन्होंने चाल खेली है, अनिल मिश्रा को और ऐसे कुछ दलाल टाइप के लोगों को तैयार किया है। और वो आपने देखा होगा कि भाजपा में जितने गुंडई करते हैं लोग बाहर, और जब पार्टी में पहुंच जाता है तो बड़ा शुद्ध हो जाता है सोने की तरह। और ये वही लोग हैं, इन्हें टिकट दे देगी भाजपा और तुम लग रहे हो। जैसे आपने देखा होगा एक कपिल मिश्रा नाम का एक आदमी था आप पार्टी में, और वो पीएम नहीं दंगे तो छोड़ो, पीएम के खिलाफ खुल के वो बोलता था कि ये पिछले गेट से लड़कियां लाता है, ये करता है, वो करता है, कानून मंत्री है दिल्ली में। और आज वो कानून मंत्रियां बना दिया क्योंकि उसने उसकी पोल खोल दी थी। ऐसे ही फिर दंगे करवाए, हिंदू मुस्लिम के राइट कराए। कहानी ये है अब बहुजन जो है पढ़ रहा है, लिख रहा है, कोट पैंट टाई में घूम रहा है। और ये सफ़ेद रंग की जो कमीज है ना, ये बाबा साहब की देन है। नहीं, ये जो सफ़ेद रंग की कमीज है, प्रेस करी हुई, बिल्कुल चमकती हुई, ये उनको दुख देती है कि फटी लंगोटी में ये हमारे सामने घूमता था, चप्पल पैरों में नहीं होती थी, आज ये 1000 रुपये के बूट लेकर घूमता है और सफ़ेद कमीज में, इस्त्री करी हुई कमीज में घूमता है। और ये तमाम हमारे वकील काली टाई पहनकर घूमते हैं, बाहर निकलते सड़कों पे, ये उनके पेट में दर्द करता है। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।